छत्तीसगढ़ में मराठा वंश, अगर भोसले वंश की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो राजा जो आता है प्रत्यक्ष में, सबसे पहला जो राजा है जिनका नाम है बिम्बाजी भोसले। देखिए मैं तो बिम्बाजी भोसले का शासन कालक्रम 1758 से लेकर 1787 तक इसका जो है शासन कालक्रम छत्तीसगढ़ में माना जाता है। कहीं कहीं पर इसको 1757 भी लिखा गया है। देखिए पूरा कहानी को हम क्रम बाय क्रम समझते हैं, ठीक है ना। अभी कॉपी पेन बंद कर दो, पहले तो इसका पूरा का पूरा हमको क्या करना है, पूरा समझना है, याद करना है। देखिए हुआ क्या था पूरा समझते हैं। जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये आपका हो गया कौन सा क्षेत्र आपका, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, और ये आपका छत्तीसगढ़। बिम्बाजी भोसले को कौन सा क्षेत्र दिया गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वो दिया गया छत्तीसगढ़ क्षेत्र दिया गया। अब नागपुर से आपका जो रतनपुर, सबसे पहले इनका जो आगमन की अगर हम बात करें 4 फरवरी 1757 को रतनपुर आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ, बिम्बाजी भोसले का। ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है इनके आगमन के बारे में। तो 4 फरवरी 1757 को बिम्बाजी भोसले का रतनपुर में आगमन हुआ। अब यहाँ पर जब इनका जब आगमन हुआ तो उस समय में उनका एक दीवान था नीलकंठ। देखो बिम्बाजी भोसले को शुरुआती दौर पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था छत्तीसगढ़ में भी शासन संभालने का, तो उसका एक दीवान था नीलकंठ। क्या नाम था दीवान का, दीवान का नाम था नीलकंठ। नीलकंठ के माध्यम से क्या करता था, शासन को चलाता था, शासन को चलाने का प्रयास किया। कहाँ रह के, महाराष्ट्र में रह के। शुरुआती दौर पर इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में नीलकंठ के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसके बाद नीलकंठ को हटा दिया गया पद से, और उसके बाद स्वयं कौन, बिम्बाजी भोसले कहाँ आए, छत्तीसगढ़ में आए, और उन्होंने क्या किया, शासन का बागडोर को संभाला। यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला मराठा शासक, छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम मराठा शासक कौन, बिम्बाजी भोसले। ये मोस्ट एमपी है, जनरली पेपर में पूछा ही जाता है, व्यापम में, पीएससी में छत्तीसगढ़ के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें पूछा ही जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहला मराठा शासक, प्रथम शासक कौन है, बिम्बाजी भोसले हैं। जब बिम्बाजी भोसले 4 फरवरी 1757 को रतनपुर जब आया, तो आने के बाद वे क्या करते थे, उस समय के जो पेशवा जो थे, बालाजी पंत थे उस समय के पेशवा, उस समय के पेशवा को वो क्या करते थे, चिट्ठी पत्रिका लिखते थे, और चिट्ठी पत्रिका के माध्यम से बातचीत होता था। और वो कहता था कि मैं भगवान राम के वनवास वाले क्षेत्र में आ गया हूँ, दंडकारण्य में आ गया हूँ, दक्षिण कोसल में आ गया हूँ। मैं तो चाहता था कि मैं नागपुर में रहकर कीर्तिपूर्वक कार्य करूँ। अब मुझे, मेरे पास कुछ भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। अब मेरा भाग्य कौन है, यही है छत्तीसगढ़। मतलब फाइनली उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने भाग्य को एक्सेप्ट किया कि भाई छत्तीसगढ़ क्या करना है, जाना है, वहीं का राजा हूँ, वही चीज़ को एक्सेप्ट किया। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति को अपना भाग्य को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रतनपुर, और ये रतनपुर क्षेत्र, और ये आपका कौन सा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होता है कि जैसे बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ पहुँच गए। छत्तीसगढ़ पहुँचने के बाद उसने देखा कि यार छत्तीसगढ़ में यार बहुत लूटपाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कलचुरी राजवंश 1741 में समाप्त हो गया, तो 1741 से 1757 में कोई राजा छत्तीसगढ़ में था नहीं। जो रघुनाथ सिंह की बात करें रतनपुर का, या रायपुर का अमर सिंह की बात कर रहे हैं, तो वो तो नाम मात्र राजा था। अब उस समय में स्ट्रांग कौन हो गए थे, उस समय में छत्तीसगढ़ में जो छोटे मोटे जो राजा, रियासत के राजा हो गए, आपका सामंत हो गए, दीवान हो गए,
और सबसे ज़्यादा तो अति किए जमींदार। ये दीवान, जमींदार, सामंत, राजा जो थे ये अपने हिसाब से क्या लेते थे, कर लेते थे, अपने हिसाब से टपोली लेते थे, राजस्व लेते थे। अब बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में आया तो उन्होंने ये देखा, तो देखते ही साथ उन्होंने क्या किया, इन सब पर कठोर पूर्वक नीति के तहत इन सब को क्या किया, पाबंद लगाया। राजा, सामंत, दीवान, जमींदार जो अत्याचार कर रहे थे उस पर सब कठोर पूर्वक नीति के तहत उसने क्या किया, सब पर लगाया, पूरा पाबंदी लगाया। तो याद रखना, पूछा जाता है बिंबाजी भोसले का शुरुआती नीति क्या था, कठोर पूर्वक नीति था, जो सही था। उसने उस समय में अत्याचार बहुत बढ़ गया था, लूटपाट, हत्या ये कॉमन हो चुका था उस समय में, बिंबाजी भोसले के उस समय में। तब उस समय में बिंबाजी भोसले ने क्या किया कि यार छत्तीसगढ़ में न्याय की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं, तो इसने क्या किया, न्यायालय की स्थापना किया। देखो शुरुआती तौर पर पूरा समझते हैं क्या क्या हुआ था। सबसे पहला काम तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया प्रशासनिक एकीकरण। प्रशासनिक एकीकरण, देखिए भाई, प्रशासनिक एकीकरण के तहत क्या था कि जो शिवनाथ नदी के रतनपुर उधर और रायपुर इधर था, दो शाखा था। कलचुरी राज्यों में पारिवारिक विभाजन हो चुका था, तो वहाँ के लोगों में भी क्या था, मतभेद था। मतभेद था जैसे कि अगर रायपुर शाखा के कलचुरी राज्यों के राजा शिवनाथ नदी को पार कर रतनपुर अगर जाते थे तो मतभेद होता था, रतनपुर के क्षेत्र इधर आते थे मतभेद होता था। तो ये अलग अलग हो चुके थे। तो सबसे पहले बिंबाजी भोसले ने क्या किया, प्रशासनिक एकीकरण किया, यानी कि रतनपुर रायपुर एक ही कहलाएगा, पूरा छत्तीसगढ़ दक्षिण को सिलेक्ट कहलाना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने यही किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो बताया कि ये पूरा कठोर नीति के तहत सब पर जो कर मनमाने जो लेते थे, जो अत्याचार करते थे प्रजा के खिलाफ, जनता के खिलाफ, उस पर क्या किया, पूरा का पूरा रोक लगाया। दूसरा काम। तीसरा काम, ये तो आपका दूसरा काम हो गया कठोर नीति पूर्वक। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, न्यायालय की स्थापना की। किसकी स्थापना किया, न्यायालय की स्थापना। और न्यायालय की स्थापना उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने किया न्यायालय की स्थापना रतनपुर में, उन्होंने न्यायालय की स्थापना किया। अब छत्तीसगढ़ की जनता किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कुछ हो रहा है तो वो कहाँ जा सकती है, रतनपुर जा सकती है, और अपना समस्या को समाधान को राजा के सामने में समक्ष में वो रख सकते हैं। तो देखना, छत्तीसगढ़ का आपका रतनपुर न्याय व्यवस्था की शुरुआती तौर पर ऐतिहासिक धरोहर रहा है, शुरुआत के तौर पर जाना जाता है। अब बिलासपुर, रतनपुर सब एक ही है आपका। अब न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में होता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर राजधानी में हमेशा न्यायालय व्यवस्था रहता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है आपका, रायपुर राजधानी, लेकिन न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नहीं, बहुत सारे राज्य होंगे, बट छत्तीसगढ़ में जो है ये ऐतिहासिक, आपका ऐतिहासिक विवरण है, पूरा इतिहास है, देख सकते हो। पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई, या इंटर में भी पूछा जा सकता है CGPSC के, कि छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था राजधानी में क्यों है, क्यों नहीं है, बिलासपुर में क्यों हो, तो क्या बताओगे, कि क्या बताओगे, यही बताओगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है सर। हमारा जो न्यायालय व्यवस्था कलचुरी राजवंश से लेकर आपका मराठा तक क्या था, रतनपुर ही रहा है, बिलासपुर रहा है, तो उस पर किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया गया है, बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो न्यायालय की स्थापना हो गया। अब देखो, एक राजा प्रजा के लिए कर कटौती कर दिया, प्रशासनिक एकीकरण कर दिया, न्यायालय की स्थापना कर दिया, तो एक अच्छा राजा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई, कहलाएगा, अच्छा राजा जो है ये कहलाएगा। अब यहाँ पर बिंबाजी भोसले का एक मंत्री था विट्ठल राव दिनकर। क्या नाम था, विट्ठल राव दिनकर। अब दिनकर, देखो विट्ठल राव दिनकर जो इनका मित्र भी था, परम मित्र भी था और मंत्री भी था विट्ठल राव दिनकर। तो इसने क्या किया, परगना पद्धति का जन्मदाता, यानी कि इसने क्या किया, जैसे आज के समय में जिला हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उस समय में परगना कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है, विट्ठल राव दिनकर ने परगना दिया था उस समय में।
तो शुरुआती काम तो यही था आपका भाई, याद रखना ये शुरुआती काम है। फिर इसके बाद बिंबाजी भोसले के समय में टोटल अगर जमींदार की बात करें, टोटल 32 जमींदार था, 32 जमींदार। उन 32 जमींदारों में से सबके साथ संबंध अच्छा था बिंबाजी भोसले का, लेकिन जो जमींदार टकोली नहीं देते थे, विद्रोह करते थे, तो उसको कठोर पूर्वक तरीके से क्या करता था बिंबाजी भोसले, उसको दबाता था, समाप्त करता था उसको। और मैक्सिमम केस में जमींदारों का विद्रोह हुआ था टकोली की वजह से, कर की वजह से। तो उसको समझेंगे। सबसे पहले इतना लिख लो समझने के लिए। शुरुआती काम करने के बाद बिंबाजी भोसले के समय में जो 32 जमींदार थे, बहुत से जमींदारों ने क्या किया, विरोध किया, विद्रोह किया। तो उसी को पूरा समझते हैं, क्या क्या कौन से कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ। देखिए सबसे पहला अगर जमींदार की हम बात करें तो वो है आपका सरगुजा। देख लो भाई, सरगुजा के उस समय में जमींदार थे शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह। याद रखना। देखिए भाई क्या हुआ था, शिव सिंह नाम का जमींदार था, रियासत का राजा कहते थे उस समय में सरगुजा का। तो सरगुजा की रियासत के राजा शिव सिंह ने बोला कि मैं जो है टकोली नहीं दूंगा बिंबाजी भोसले को, वो कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं क्या करूंगा, टकोली मैं जो है नहीं दूंगा। अब बिंबाजी भोसले को आया क्रोध, गुस्सा है, यार तुम टकोली नहीं दोगे। तब बिंबाजी भोसले ने क्या किया, अपने सेनापति को यहाँ पर भेजा, और भेज कर क्या किया, शिव को थोड़ा सबक सिखाया गया। फिर उसके बाद शिव से बाद में मान गया, भाई आओ भाई हम टकोली क्या करेंगे, देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधीनता स्वीकार किया और टकोली दिया। ये सब घटना है 1758 में है। खैर वर्ष तो नहीं पूछेगा, फिर भी याद रखना 1758 में ये सब हुआ। अब शिव सिंह के बाद 1781 में सरगुजा में इसका जो पुत्र है अजीत सिंह। अब अजीत सिंह भी बोला कि मैं भी क्या है, कर जो है टकोली जो है मैं नहीं दूंगा, जो करना करो। तब उस समय में उसने अपने सेनापति बिंबाजी भोसले ने महिपात राव काशी को भेजा। कहाँ? सरगुजा में भेजा। और सरगुजा में भेजने के बाद इससे वसूला गया टोटल जो है 3000 रुपये का। किससे वसूला गया? अजीत सिंह से। किसको भेजा गया? अपना सेनापति महिपत राव काशी को भेजा। ये सरगुजा के में साथ में हुआ ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका कोरबा का जमींदार। देखिए भाई कोरबा के साथ में आपका क्या हुआ, कोरबा के जमींदार में, कोरबा के जमींदार थे फतेह सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह। फतेह सिंह ने बोला कि मैं तो भैया मैं भी जो है टकोली कर जो है मैं नहीं दूंगा। और इस व्यक्ति ने वाकई में नहीं दिया भाई टकोली कर, मर जाऊंगा बट मैं टकोली नहीं दूंगा। कोरबा के जमींदार फतेह सिंह ने बोला। तो फतेह सिंह ने वाकई में अपना टकोली नहीं दिया। तब बिंबाजी भोसले ने क्या किया, इसका जो पूरा कोरबा का जो जमींदारी क्षेत्र है जब्त कर लिया। पहली बार था जो किसी जमींदारी का क्षेत्र को जब्त किया गया। अब किसके क्षेत्र को जब्त किया गया? कोरबा के जमींदार फतेह सिंह के जमींदारी क्षेत्र को जब्त कर लिया गया। मतलब इतना ढीठ, मर गया लेकिन आदमी टकोली नहीं दिया। तो आदमी लास्ट ऑप्शन क्या करेगा? लास्ट ऑप्शन तो यही दिखता है ना कि इसको जब्त कर लो। बैंक में क्या होता है देखना, जब आदमी पैसा नहीं दे पाता फिर क्या करते हैं, घर जमीन गाड़ी सबको क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो 32 जमींदारी में पहली बार ऐसा हुआ कि कोरबा के जमींदारी क्षेत्र को जब्त किया गया। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि बिंबाजी भोसले के समय में कौन से जमींदारी क्षेत्र को पहली बार जब्त किया गया, मामला आया था जब्त का। इससे पहले किसी जमींदारी क्षेत्र को जब्त नहीं किया गया था। तो कौन सा? फिर उसके बाद फतेह सिंह नहीं दिया था, फिर इसका बेटा जमींदार बना भरत सिंह। भरत सिंह जब जमींदार बना तो उसके बाद बोला गया ठीक है भाई तुम टकोली नहीं दे पा रहे हो। टकोली उस समय में कितना था? 5000 रुपये था उस समय में। 5000 रुपये था उस समय में, बकाया था। तो 5000 में से भरत सिंह ने क्या किया, 2000 रुपये दिया। कितना 1000 रुपये दिया?
2,000 रुपये दिया और 2,000 रुपये देने के साथ साथ उसको पूरा जमींदारी क्षेत्र कोरबा का पूना दे दिया बिम्बा जी भोसले ने कि लो भाई, मुझे आप लोग से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 2,000 दे दिए, उतना ही काफ़ी है, रहने दो भैया, तुम्हारा 3,000, मर जाओगे तुम लोग लेकिन दोगे नहीं, ठीक है ना, तुम एकदम बनिया हो, लाला हो। तो ये कोरबा के साथ जमींदारी में आपका हुआ। दूसरा, तीसरा है धमदा। दुर्ग में आता है धमदा, याद है? धमदा की खासियत क्या है कि देखो, छत्तीसगढ़ में 36 किला है, गढ़ है। वो गढ़ में किला में से धमदा बहुत इंपॉर्टेंट किला था। इस पर प्रवेश करना आसान नहीं होता था। अब देखिए, धमदा का उस समय में राजा था रेवाराम। रेवाराम, हाँ, गोर जमींदार रेवाराम उस समय में रियासत का राजा था, धमदा का जमींदार था। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेवाराम जो है विद्रोह कर दिया कि मैं तो कर टकुली नहीं दूंगा, जो करना है जैसे है कर लो, जो भी है। और विद्रोह भी किया कि वे मराठा के प्रशासन से नाखुश थे, पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। वे कलचुरी राजवंश को ज़्यादा पसंद करते थे, मराठा को पसंद नहीं करते थे। तब बिम्बा जी भोसले जो है धमदा किला है, यहाँ पर इसको हराने के लिए पहुँचा बिम्बा जी भोसले। जब बिम्बा जी भोसले धमदा पहुँचा तो चूंकि वो किला बहुत स्ट्रांग था, किला को अंदर से ही खोला जा सकता है, ऐसा बाहर से तोड़ के नहीं अंदर जा सकते, बाहर से अंदर तोड़ के नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रेवाराम को कैसे हराया। तब रेवाराम का एक कर्मचारी था, छोटा मोटा कर्मचारी था, उस कर्मचारी को पैसा खिलाया गया, गद्दारी करवाया गया, सीधी सी बात। और वो कर्मचारी ने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खोला और फिर बिम्बा जी भोसले और उनके सैनिक क्या हो गए, धमदा के किला में जाकर घुस गए, अंदर प्रवेश कर गए। अंदर में जब प्रवेश किए धमदा के किला में, तब रेवाराम इतना डर गया, इतना खौफ में था, इतना डर में था कि इस व्यक्ति ने, रेवाराम ने खुद ने और अपनी पत्नी के साथ जल समाधि ले लिया। भाई क्या ले लिया, जल समाधि, मतलब पानी में डूब के मर गया, सीधी सी बात कहा जाए तो। भाई तुम मरो तो मरो, पत्नी को क्यों मरने दे रहे हो यार, ठीक है ना। इतना प्रेम पत्नी से ना। आज के समय में अगर पत्नी होती तो ऐसी थोड़ी कहती, मुझे नहीं मरना भैया, तुम मरो, तुम जल समाधि लो, नहीं मेरा और सेटिंग है दूसरा जगह से। तो ये धमदा के जमींदारों के साथ ऐसा हुआ। देख लो भाई, सरगुजा के साथ क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर ही आक्रमण हुआ था, फिर 1781 में ये हो गया। फिर धमदा के जमींदारों के साथ क्या हो रहा है, कोरबा के जमींदारों के साथ क्या हो रहा है, ये देख लो। फिर उसके बाद, और बिम्बा जी भोसले उस समय में दुख भी मनाया भाई कि यार इतना डर किस खौफ का बात, भाई बात कर लो सामने सामने, ठीक। अब उसके बाद आते हैं रायगढ़ के जमींदारी क्षेत्र। रायगढ़ जमींदारी क्षेत्र कहाँ से लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। अरे रायगढ़ नहीं जी, खैरागढ़, सॉरी खैरागढ़। ये रायगढ़ खैरागढ़ जो आपका जो है, ये खैरागढ़। देखो भाई, खैरागढ़ जमींदारी क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। अब खैरागढ़ के जमींदार जो होते थे बहुत चापलूस किस्म के व्यक्ति होते थे। इन लोग क्या करते थे, इन लोग जो है नागपुर के राजा उस समय में कौन है, जानो जी। ये क्या करता था, चापलूसी करता था जानो जी का, कि यार हम जो है टकोली जो है जानो जी को देते हैं। और इधर जानो जी कर बता रहा है कि यार बिम्बा जी भोसले को टकोली देते हैं। तो खैरागढ़ के जमींदार बहुत चालाक किस्म के थे। वो अपना सीमा वाले क्षेत्र में रहने की वजह से अपने आप को बहुत सातिर चतुर समझते थे। तब इसका सातिर चतुरपन को निकाला किसने, बिम्बा जी भोसले ने। बिम्बा जी भोसले ने पहली बार 24,000 रुपये, उस समय में बहुत बड़ी बात है, 24 करोड़ या जो भी करोड़ अरबों की बात है, अगर आज के वर्तमान में वैल्यू का पैसे का तुलना किया जाए, 24,000 रुपया जो है टकोली लिया गया किससे, खैरागढ़ के जमींदारों से एक साथ। हाँ, और उसके साथ साथ 24,000 का तो लिया ही लिया, फिर उसके साथ साथ 500 घुड़सवार भी ले लिया। भाई घुड़सवार समझते हो ना भाई, हाँ, जो घोड़ा भी, और घोड़ा के साथ एक व्यक्ति भी, उसको बोलते घुड़सवार। और घुड़सवार का सैनिक में बहुत काम आता था। तो उससे 24,000 कर भी लिया, टकोली लिया, 500 घुड़सवार भी लिया, ठीक है। कांकेर से भी लेंगे, उससे संबंध अच्छा था कांकेर वाले से, कांकेर वाला संबंध अच्छा था, इससे संबंध अच्छा नहीं था
भाई तुम उसका शक्ति भी ले रहे हो, पावर भी ले रहे हो। जो उसका सैनिक पावर था किसका, खैरागढ़ का, उसका वो भी छीन रहे हैं। फिर उसी समय में दिमाग आया किसका, बिंबाजी भोसले का, यार ये जो सीमा वाले क्षेत्र है, राजनांदगांव, खैरागढ़ हो गया, यहाँ के जो सीमा वाले जो क्षेत्र है ये वफादार नहीं, तो एक काम करते हैं, अपने वफादार को बैठाते हैं, अपने वफादार को। यानी कि उसने क्या किया, जमींदार, दो जमींदारी क्षेत्र का निर्माण किया, राजनांदगांव और खुज्जी। कौन कौन सा आपका, ये आपका राजनांदगांव, ये आपका राजनांदगांव और आपका खुज्जी। ये दो जमींदारी क्षेत्र का निर्माण किसने करवाया, बिंबाजी भोसले ने करवाया। और अपना व्यक्ति को बैठाया, भाई निर्माण इसी वजह से करा रहे कि अपना व्यक्ति को बैठा रहे। तो ये याद रखना, राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारी क्षेत्र का निर्माण किसने करवाया, बिंबाजी भोसले ने करवाया था। इतना याद रहेगा भाई। देख लो भाई, सरगुजा, फिर कोरबा में क्या हुआ, धमधा में क्या हुआ, और हाँ अब आते हैं कांकेर। कांकेर के जमींदारों के साथ जो है संबंध बहुत अच्छा था, किसका, बिंबाजी भोसले का। बिंबाजी भोसले यहाँ से केवल 500 घुड़सवार जो है वे लेते थे। 500 घुड़सवार बस लिए। टकोली कर माफ था कांकेर के रियासत के राजाओं जमींदारों के साथ में कि हम आपसे नहीं लेंगे भाई, संबंध अच्छा रखोगे तो बस फल भी मिलेगा। ये आपका हो गया। इनके अलावा और भी जमींदार थे, जैसे कि रायपुर का आपका पंडरी हो गया, रायपुर का पंडरी हो गया, शक्ति क्षेत्र आपका हो गया, और शक्ति क्षेत्र हो गया, पंडरी हो गया, चापा हो गया, जांजगीर चापा का चापा। ये भी जमींदार जो थे नाखुश थे बिंबाजी भोसले से, बट बाद में उन्होंने भी अपना कर दिया, टकोली दिया। अब लास्ट आपका बचता है कौन सा, आपका बस्तर। बस्तर के राजाओं के साथ क्या होता था वो समझना भाई। देखो, बस्तर के राजाओं से टकोली कर लेना आसान नहीं होता था, कठिन काम होता था। क्यों? क्योंकि एक तो जंगल झाड़ी पहाड़ी इलाका है, एक व्यक्ति पहाड़ को पार करके कहाँ पहुँचेगा, बस्तर पहुँचेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा, टकोली यानी कि कर, राजस्व, पैसा जो उसको मिलेगा। अब उतना तो आने जाने में खर्चा ही निकल जाता होगा उस समय में। खैर, तो यहाँ पर बस्तर के राजा क्या कहते थे कि अरे आएगा तब देंगे, नहीं आया तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। ये ऐसा फंडा था बस्तर में। तो बस्तर में टकोली लेना आसान नहीं होता था, बड़ा मुश्किल होता था। क्या पता वहाँ के राजा लोग मरवा देते थे, आओ भैया आओ आओ, ऐसा, ठीक है ना। तो ये होता था। ये सब पूरा बिंबाजी भोसले के 32 जमींदार में से कौन कौन से विद्रोह किया, क्या किया, ये इंपॉर्टेंट भाई याद रखना। अब देखिए, बिंबाजी भोसले का जो है मंदिर निर्माण कार्य, मंदिर और धार्मिक कार्य बहुत सारे किए भाई बिंबाजी भोसले ने। क्या क्या कार्य किए उसको हम देखते हैं। देखिए, ये आपका कौन सा, आपका रतनपुर, मराठाओं की राजधानी रतनपुर। देखिए भाई, बिंबाजी भोसले बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था। इसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए और बहुत सारे जीर्णोद्धार भी करवाए, ठीक है। तो बिंबाजी भोसले भगवान राम के परम भक्त थे। इन्होंने क्या करवाया, रतनपुर में पहाड़ में आपका राम टेकरी जानते ही होंगे, राम टेकरी मंदिर का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। एक तो चीज आपका ये हो गया। दूसरा है, रतनपुर में जाओगे तो आप शिव मंदिर मिलता है, संगमेश्वर। कौन सा आपका, संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण इसने करवाया। देखो, और एक और चीज, राम टेकरी में मंदिर में जाओगे तो भगवान राम का जो भी आपको मूर्ति आपको मिलेगा, उसमें राम टेकरी में एक और मूर्ति मिलता है बिंबाजी भोसले का। बिंबाजी भोसले का ऐसा हाथ जोड़े वाला जो है मूर्ति आपको मिलेगा राम टेकरी में। उस मंदिर का, उसका निर्माण, मूर्ति का निर्माण बिंबाजी भोसले ने नहीं करवाया। बिंबाजी भोसले का जब निधन हो गया तब उसकी पत्नी आनंदीबाई ने करवाया था। तो ये पूछा जाएगा, राम टेकरी में बिंबाजी भोसले का हाथ जोड़े वाला मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो उसकी पत्नी आनंदीबाई ने करवाया था। एक हो गया आपका संगमेश्वर। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, रतनपुर में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण। यहाँ बहुत कम गए होंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ जाते हैं राम टेकरी में,
पहाड़ी इलाका में। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण रतनपुर में। इनके अलावा बिंबाजी भोसले एक बहुत ही ज्यादा सहिष्णु व्यक्ति था, टॉलरेंस व्यक्ति था। सहिष्णु का मतलब होता है जो सभी धर्मों को क्या करता है, मानता है, साथ में लेके चलता है। इसने क्या किया, मुसलमानों के लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। बताओ भाई, उस समय में कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। एक हिंदू होने की, वो भी मराठा, जबकि मराठा और मुगलों में, मुसलमानों में बहुत कट्टर चलता था। और बिंबाजी भोसले उस समय में मुसलमानों के लिए क्या निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। ये अच्छा काम है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पुरानी बस्ती वाला मंदिर, मस्जिद को कहते हैं आज के वर्तमान में। ये हो गया। वही अगर आप रायपुर जाओगे तो रायपुर में आपको दूधाधारी मठ मिलता है। तो दूधाधारी जो मठ जो है, बलभद्र दास ने वहाँ संत बैठता था, बनवाया था। तो दूधाधारी मठ का वो तो पहले से निर्माण था कलचुरी राजवंश में। तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, बिंबाजी भोसले ने। हाँ, ये जैत सिंह के समय में हुआ था, कलचुरी राज के रायपुर शाखा के जैत सिंह के समय में हुआ था। खैर, बिंबाजी भोसले का अगर कोई इंपॉर्टेंट कार्य कोई है तो वो है अमरकंटक का नर्मदा माई मंदिर। नर्मदा माई मंदिर जाओगे, गए हो कि नहीं गए भाई, सब गए होगे। और नर्मदा माई मंदिर हो गया, और कुंड जहां से नर्मदा माता जहां से निकलती है, ठीक है। हाँ, नर्मदा माई मंदिर का और कुंड का निर्माण बिंबाजी भोसले ने ही करवाया था। जो पूजा पाठ जो आज होता है उसका शुरुआत किसने करवाया था, बिंबाजी भोसले ने ही क्या करवाया था, शुरुआत करवाया था। इनके अलावा रतनपुर में एक और मंदिर है, खंडोबा। खंडोबा मंदिर का निर्माण करवाया बिंबाजी भोसले ने। तो देख लो भाई, क्या क्या मंदिर का निर्माण करवाया। रतनपुर में तो अधिकतर करवाया है। पेपर में पूछ देगा इनमें से कौन सा मंदिर का निर्माण नहीं करवाया बिंबाजी भोसले ने। ये आजकल ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में। तो कौन कौन का, किसका जीर्णोद्धार करवाया, दूधाधारी मठ का। नर्मदा माई मंदिर कुंड का निर्माण अमरकंटक में आपका बिंबाजी भोसले ने करवाया। इनके अलावा जो आप दशहरा में, विजयदशमी में देखना, विजयदशमी में रावण को मारने के बाद स्वर्ण पत्र देते हैं, स्वर्ण पत्र देने। हाँ, तो उसी स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत किसने करवाया था, बिंबाजी भोसले ने करवाया था। याद रखना, स्वर्ण पत्र जो प्रथा है, तो पहले वास्तविक तौर पर सोने का पत्थर दिया जाता था भाई। उस समय में सोने था हमारे पास, आज के समय में सोना थोड़े देंगे भाई, हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत इसने करवाया। जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग, धूमधाम से मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी का शुरुआत किसने करवाया, बिंबाजी भोसले ने ही करवाया था। उस समय में रतनपुर में, बिलासपुर में दिवाकर परिवार क्या करते थे, कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। तो उनको जो है पूरा कृष्ण से संबंधित कार्य, जिसको हम बोलेंगे धर्माधिकारी नियुक्त किसको किया, दिवाकर परिवार को। याद रखना, कौन सा आपका, दिवाकर परिवार को क्या बनाया गया, धर्माधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने क्या शुरुआत किया, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का शुरुआत किया गया। मतलब इसके समय में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छा था। देखा जाए तो प्रजा बहुत खुश था। जैसे कि रतनपुर के जाने माने कवि बाबू रेवाराम हो गया, शिवदत्त शास्त्री हो गया, इन्होंने प्रशंसा किया है भाई। ब्रिटिश यात्री मिस्टर लैकी, यूरोपीय यात्री मिस्टर लैकी जो था, इसके समय में आया था भाई। इसके समय में रतनपुर में जब आया था तो उन्होंने भी बताया कि भाई बिंबाजी भोसले बहुत अच्छे राजा हैं। सही मायने में बोला जाए तो प्रजा के लिए हमेशा सोचते हैं और हमेशा कहते हैं। अब सोचो, बिंबाजी भोसले अपने आप को कोस रहा था कि मैं कहाँ आ गया, छत्तीसगढ़ में नहीं। अब वो खुश है, ठीक है ना। तो ये होता है गॉड प्लानिंग। भगवान का प्लानिंग क्या है ऊपर वाला ही जाने। हम भले अपने आप को कितना भी कोस लें कि यार गलत हो गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट भगवान आपको ज्यादा देने की सोच रहा है, ठीक है ना। तो गॉड्स प्लान में कभी शक नहीं करना है हमको। ये हो गया निर्माण करें, इतना लिखें। फिर इसके बाद इसका वो बचेगा क्या बोलते अधिकारी, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो महादेव, जैसे आज के समय में वर्तमान में
छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख सचिव जो होता है उसी के बराबर का पद। मनसा रिले सह सलाहकार, किसका सह सलाहकार होता था? ये राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का सह सलाहकार होता था। रामचंद्र बख्शी किला प्रमुख, किला प्रमुख यानी कि गढ़ प्रमुख होता था। 36 किले थे तो उसका सबका मुखिया प्रमुख रामचंद्र बख्शी। रामचंद्र मजूमदार लेखा अधिकारी, पढ़ा लिखा वाला पूरा फाइल वाला काम कौन करता था? रामचंद्र मजूमदार था। कृष्णजी मोहंते राजस्व विभाग का प्रमुख, पैसे से संबंधित पूरा। और बाकी कौन कौन सेनापति देख लो, इसमें नीलू पंडित और पांडुरंग प्रमुख सेनापति थे भाई। कृष्ण भट्ट उपाध्याय राजा का प्रमुख पंडित पुरोहित, वो आपका हो गया। और इसके समय में मोहम्मद खान तरान नाम का एक सेनापति था, उनका जो सैनिक बहादुरी को देखते हुए उसको 5 क्षेत्र उसको दिया गया था उस समय में। नाम था मोहम्मद खान तरान, यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहम्मद खान तरान। मोहम्मद खान तरान को 5 क्षेत्र दिया गया था टोटल। आपका एक तो हो गया लवन हो गया, खरौल हो गया, लवन हो गया, खरौद हो गया, अकलतरा हो गया, मदनपुर, किकरदा, ये 5 क्षेत्र जो है मोहम्मद खान तरान को दिया गया था उस समय में। हाँ, लवन खरौद हो गया, किकरदा हो गया, किकरदा हो गया और लवन हो गया, खरौद हो गया और अभी क्या बोला था यार अभी, अकलतरा, अकलतरा और एक क्षेत्र जो है वो आपका है मदनपुर। ये सभी क्षेत्र जो है अकलतरा के करीब में है, ठीक है। अकलतरा, मदनपुर, किकरदा, लवन, खरौद तो बिलासपुर में आ जाता है, लवन बलौदा बाजार में आपका जाता है। ये मोहम्मद खान तरान का हो गया। हाँ, किकरदा। फिर उसके बाद 7 दिसंबर 1787 को बिम्बाजी भोसले का क्या हो गया? निधन हो गया। जब बिम्बाजी भोसले का निधन हुआ तो उनकी कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। आनंदीबाई, हाँ, आनंदीबाई, उमाबाई और आपका है रमाबाई। तीनों बाई था। बाई उस समय मराठा में सम्मानजनक वर्ड होता था, ठीक है ना। आज के समय में बाई का मतलब है काम वाली बाई, ये शब्द हो गया है, लिखते हैं। देखो भाई, आनंदीबाई पहली पत्नी थी तो आनंदीबाई को मिला शासन प्रशासन, जबकि मराठाओं में उस समय में क्या चलता था? सती प्रथा चलता था। सती प्रथा मतलब कि महिला को पति के चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो उसमें जो है सती प्रथा कौन हुई? उमाबाई। याद रखना मत भूलना भैया, सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली बिम्बाजी भोसले से कोई थी तो वो कौन? उमाबाई। रमाबाई को भी मौका दिया गया कि तुम भी सती हो जाओ, बट रमाबाई सती नहीं हुई। वो कहाँ हो गई? वो हो गई वनवासी, यानी कि सन्यासी हो गई। वो हो गया सन्यासी और उमाबाई सती हो गई। और आनंदीबाई ने क्या किया? विधवा होकर शासन को संभाली, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है बिम्बाजी